हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा था कि सेट होता क्या है और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा था। आज हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज वेन यूलर डायग्राम। वेन यूलर डायग्राम क्या होता है, एंड सेकेंड सम ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ वेन यूलर डायग्राम। देखो, वेन यूलर डायग्राम में हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल्स और सर्कल का यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और उस यूनिवर्सल सेट्स के जो सबसेट्स होंगे, मतलब गिवन कॉन्टेक्स्ट में जो सेट्स होंगे, वो सेट्स एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट हुआ। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे विथ रेक्टेंगल और उस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बनाएंगे टू रिप्रेजेंट सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक सेट है ए और इसके अंदर ये तीन एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3, और हमारे पास एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 एंड 5। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अभी हमारे पास ये जो दो सेट्स हैं, इसके लिए अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट लिखना चाहूं तो उस यूनिवर्सल सेट में इन दोनों के सारे एलिमेंट होने चाहिए, साथ में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकता है या नहीं भी। तो लेट अस से कि यूनिवर्सल सेट इट इस ए और बी के लिए हमने डिफाइन किया, वो ये है 1 2 3 4 5 6। इन दोनों के सारे एलिमेंट यहां प्रेजेंट हैं यूनिवर्सल सेट में, साथ ही साथ यूनिवर्सल सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट है। अब अगर मुझे इसको वेन डायग्राम, वेन यूलर डायग्राम को हम लोग सिंपली वेन डायग्राम भी कहते हैं, तो अगर मुझे इनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और इस रेक्टेंगल के अंदर हम ये सारे एलिमेंट्स को दिखाएंगे। ठीक, ए और बी इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हो गए, तो इन दोनों को हम रेक्टेंगल के अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब हम सर्कल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट दैट इज रेक्टेंगल के अंदर, जब हम ए और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल्स बनाएंगे तो पहले ये देख लेना है कि क्या इन दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है। तो ए और बी में एक एलिमेंट 3 कॉमन है। अगर कॉमन है, एक भी एलिमेंट अगर कॉमन है, तो ए और बी के लिए जो सर्कल बनेगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, या यूं बोले ओवरलैपिंग होगा। दैट इज लाइक दिस। ठीक, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाया हमने फॉर ए एंड बी, बिकॉज ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन है। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनेगा। अब इस रेक्टेंगल को हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमने ये लिख दिया। इस सर्कल को लेट अस से कि ये सेट ए बोल दिया हमने और इसको सेट बी। अब सबसे पहले जो ए और बी का जो ओवरलैपिंग रीजन है, इन दोनों सर्कल का जो ओवरलैपिंग रीजन है, इस रीजन के अंदर हम इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको लिखेंगे। तो यहां पे कॉमन एलिमेंट 3 है तो 3 लिख दिए। अब ए के जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो यहां लिखेंगे 1 एंड 2। सिमिलरली बी के लिए 3 ऑलरेडी बी वाले सर्कल में आ गया है, तो अब 4 और 5 यहां पर। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर रेक्टेंगल के अंदर 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स लिखे गए। ठीक, लेकिन ये जो 6 है अभी नहीं लिखा गया है, एंड दिस एलिमेंट 6 इज नॉट इन सेट बी, नॉट इन सेट ए, नॉट इन सेट बी, बट इन यूनिवर्सल सेट। तो इन दोनों सर्कल के बाहर होगा बट रेक्टेंगल के अंदर होगा 6। दैट इज एनीवेयर इनसाइड द रेक्टेंगल बट आउटसाइड द सर्कल। गॉट इट। अब मान लो मैं एक और एग्जांपल लूं। लेट अस से हमारे पास एक सेट है सी, इट इज -1 -2, एंड एक सेट है डी,
इट इज 0, 4 एंड 5। अगर मुझे इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, देखो एक चीज याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम जब वेन डायग्राम से सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट गिवन हो हमें, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो हम इन सारे एलिमेंट्स को एक सेट में लेकर यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, दैट इज इस कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर नहीं गिवन है और हमें यूनिवर्सल सेट फॉर्म करना है तो हम आसान रखेंगे चीजों को, मतलब हम सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट के अंदर रखेंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट को रखने की जरूरत नहीं। जैसे इसके पहले वाले केस में मैंने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रखा था, ये दिखाने के लिए कि अगर वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो कहां पर होगा, ठीक। अब यूनिवर्सल सेट मैं सेट सी और सेट डी के लिए डिफाइन कर रहा हूं, तो उसके अंदर ये एलिमेंट आएगा, ठीक। अब मुझे इनको अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे विच रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया। अब दो सेट्स हैं सी और डी, ये इस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट होंगे। इसके लिए हम दो सर्कल बनाएंगे, बट यहां पे एक चीज देखो, अनलाइक दिस इसके जैसा तो नहीं है, यहां पे 3 कॉमन था, सी और डी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन टू बोथ सेट सी एंड सेट डी। तो यहां पे दोनों सर्कल्स इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे, सेट सी को रिप्रेजेंट करने वाला सर्कल और सेट डी को रिप्रेजेंट करने वाला सर्कल अलग अलग होगा, दे विल नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज सेट सी एंड सेट डी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं, ठीक। अब सी के अंदर दो एलिमेंट है -1 और -2, ये दोनों एलिमेंट सी वाले सर्कल के अंदर हम लिखेंगे -1 -2, और डी के अंदर है 0, 4, 5, 0, 4 एंड 5, ठीक। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स रेक्टेंगल के अंदर ऑलरेडी लिखे जा चुके, रेक्टेंगल के अंदर -1 -2 0 4 5, इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा वेन डायग्राम इसका कंप्लीट हो गया। गॉट इट। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सर्कल बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाना है या नॉन इंटरसेक्टिंग, ये डिपेंड करेगा कि गिवन सेट डिसजॉइंट है कि नॉन डिसजॉइंट, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो इंटरसेक्टिंग बनेगा, और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग को बनेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। टोटल यहां पर हमें 5 ऑपरेशंस पढ़ने हैं। लेट अस सी देम वन बाय वन, कौन कौन से ऑपरेशन। तो फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट्स, फर्स्ट इज यूनियन, ठीक। यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट को भी हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यूनियन को भी यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि कभी मुझे यूनिवर्सल सेट और यूनियन दोनों को लिखना है एक साथ, तो हम डिफरेंशिएट कर पाए इस तरीके से लिखना होगा। दैट इज वाई यूनिवर्सल सेट को जनरली इस तरीके से लिख देना चाहिए और यूनियन को सिंपल यू, ठीक। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन कि यूनियन होता क्या है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है और इसके अंदर ये 4 एलिमेंट है, और एक दूसरा सेट ले लूं मैं जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट है। सेट ए कंटेन्स 1 2 3 एंड 4, और सेट बी के अंदर है 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर मुझे इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है, इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। दिस मीन्स कि हमें एक ऐसा सेट फॉर्म करना है जिसके अंदर ये
सेट ए के और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएं। साथ ही साथ अगर कोई कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में तो वो यहां पर एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे 2 और 4, यहां पर भी 2 और 4 है, ये दोनों सेट में प्रेजेंट है। तो जब मैं यूनियन ले रहा हूं तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। मैंने सेट को शुरुआत में पढ़ाते वक्त बताया था कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स सेट के अंदर नहीं होते हैं। अगर मैं किसी एलिमेंट को 2 बार 3 बार लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट को लिखेंगे ओनली 1 टाइम्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमें इस तरीके से लिखना है ये ए यूनियन बी कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स यहां पर आ जाएं। तो इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम चेक करते हैं ए के सारे एलिमेंट्स यहां आ गए 1 3 2 4, यस। बी के सारे एलिमेंट्स आ गए 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। दिस इज ए यूनियन बी। अब यहां पर एक चीज गौर से देखो, जैसे मैं अगर ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को एक एक करके देखते हैं। पहला एलिमेंट है 1, ये 1 जो है सेट ए से आया है और सेट बी में नहीं है। ठीक है, 2 जो है ये सेट ए और सेट बी दोनों जगह प्रेजेंट है। और अगर मैं 5 की बात करूं तो ये सेट ए में नहीं है, सेट बी में है। इसका मतलब यहां ये हुआ कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स हैं वो या तो सेट ए से आए हैं या फिर सेट बी से आए हैं। यहां पे इंग्लिश वाला और का यूज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब हम फर्दर आगे दूसरे चैप्टर्स में मूव ऑन करेंगे तो और एंड AND एंड, इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि और का सेंस क्या है और एंड का सेंस क्या है। ये दोनों और एंड, इन दोनों का सेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों का मैथ्स में सेंस क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होता है। क्वेश्चन में और देगा, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा। अब मुझे उस क्वेश्चन में और या एंड वर्ड जब दिखा तो उसका सेंस क्या है, मैं उससे किस तरह का मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना चाहूं। तो अगर मुझे मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना है तो करेक्ट लिखना होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो दैट इज वाई और फिर ये एंड, इन दोनों का सेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक, ये जो और वर्ड है इसका मतलब यहां पर यूनियन होता है। मैंने यहां क्या बोला, इसमें ए यूनियन बी के लिए मैंने बोला कि इसके अंदर जो एलिमेंट है ये सेट ए से होंगे या फिर सेट बी से होगा या फिर सेट बी से होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं, अभी तो ये रोस्टर फॉर्म में है, अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी, एक्स इज सच दैट। अब ये जो एक्स है ये ए यूनियन बी का आर्बिट्ररी एलिमेंट है, मतलब इन सभी एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब ये एक्स जो है वो सेट ए से बिलोंग करता होगा या फिर दिस इज इंपॉर्टेंट सेट बी से बिलोंग करता होगा। ठीक है, यूनियन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और। ठीक है, या तो सेट ए या फिर अगर मैं ये लिख दूं एंड, तो एंड का मतलब हुआ कि सेट ए और सेट बी दोनों जगह होना चाहिए। तो क्या, जैसे मैं अगर 2 की बात करूं तो क्या दोनों जगह है, एंड का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब हुआ कि x a में भी है एंड मतलब और x b में भी है। ठीक है, x a में भी है साथ ही साथ x b में भी है। इस एंड का मतलब हुआ x a में भी है और x b में भी है, लेकिन यहां पर 2a और b दोनों में है। ठीक है, एंड वाला सेंस आ रहा है, लेकिन क्या सारे एलिमेंट्स के लिए ये एंड का सेंस आ रहा है। जैसे क्या मैं 6 के लिए बोल सकता हूं कि 6 बिलोंग्स टू सेट ए
एंड 6 बिलोंग्स टू सेट बी? नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? 6 बिलोंग्स टू सेट ए और 6 बिलोंग्स टू सेट बी। या तो ये 6 सेट ए से आया होगा या फिर सेट बी से आया होगा। ठीक, तो ये याद रखना है, यूनियन को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो हम और वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी है तो इसमें जो एलिमेंट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको मैं अगर आर्बिट्ररी एलिमेंट x से रिप्रेजेंट करूं, आई विल राइट इट लाइक दिस, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। x ए यूनियन बी में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x या तो a में होगा या फिर b में होगा। ठीक है, और अगर कभी ये दिखता है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, दोनों तरफ से याद रखना है। x बिलोंग्स टू a यूनियन b का मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। और अगर मुझे कभी x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b देखने को मिला, इट मीन्स कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर 11th में जब आप सब्जेक्टिव पेपर बनाओगे तो इसका बहुत यूज आता है। कई क्वेश्चंस जिसमें हमें प्रूफ करना होता है तो वहां पर इसका यूज बहुत आएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यूनियन में ना। यूनियन को एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर फिर से हमने दो सेट लिया, सी एंड डी। सी सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं, √2 √3, और डी के अंदर √5 √6 एंड √7। मुझे अगर सी यूनियन डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके सारे एलिमेंट को लेकर हम एक सेट बना लेंगे, √2 √3 √5 √6 एंड √7। ठीक है, ये बन गया सी यूनियन डी और इसे हमने लिखा रोस्टर फॉर्म में। अगर मुझे इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आई विल राइट इट लाइक दिस, x इज सच दैट, याद रखना ये x इन सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट लाइक जो हमने वेरिएबल पढ़ा था पॉलिनोमियल में, यहां पर भी ये वही है वेरिएबल, लेकिन यहां पर हम इसे वेरिएबल ना बोल के क्या बोलते हैं, x इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ C यूनियन D। क्या पढ़ते हैं, x इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ C यूनियन D। कोई भी एलिमेंट हो सकता है इनमें से। ठीक, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू C और x बिलोंग्स टू D। ठीक है, ये जो x है जो C यूनियन D में है, दैट इज ये जो एलिमेंट है, ठीक है, जो C यूनियन D में है, ये या तो सेट C से बिलोंग कर रहे होंगे या सेट D से बिलोंग कर रहे होंगे, दोनों से नहीं। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट दोनों सेट में नहीं, इसमें से कुछ एलिमेंट सेट C का है और कुछ सेट D का है। दैट इज वाई वी आर यूजिंग और। गॉट इट? नाउ इंटरसेक्शन, कि दो सेट का इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ। सिंबॉलिकली इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसे समझो यूनियन के साइन को हमने फ्लिप कर दिया तो वो इंटरसेक्शन का साइन हो गया। यूनियन ये था, ठीक है, और इसको वर्टिकली फ्लिप कर दिए तो इंटरसेक्शन का साइन बन गया। समझते हैं इसको होता क्या है। लेट अस से हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 एंड 5 और एक दूसरा सेट है B 0 3 4 6 एंड 7। नाउ इंटरसेक्शन मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में या गिवन सेट्स में कॉमन हो। यहां पे हमारे पास जो हमने दो सेट लिया A और B, इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों जगह प्रेजेंट है, वो इंटरसेक्शन लेने पर हमें मिलेगा। अगर मैं इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लूं, ठीक, तो उस इंटरसेक्शन वाले सेट में हमें इनके कॉमन एलिमेंट्स रखने हैं सिर्फ।
तो इंटरसेक्शन का मतलब समझे, एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। और में हम यूनियन में हम और वर्ड का यूज कर रहे थे, इंटरसेक्शन में मैंने एंड वर्ड का यूज किया। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हुआ कि हम जो सेट लिखने वाले हैं, इस सेट के अंदर ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या क्या है। तो 3 एंड 4 यहां भी है और यहां भी। तो ये जो कॉमन एलिमेंट है ये इस सेट में आएगा, दैट इज 3 एंड 4। गॉट इट। अब अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आई विल राइट इट लाइक दिस। अब ये देखो, ये जो 3 है, मैं ये तो नहीं बोल सकता हूं यहां पे कि ये जो 3 है ये सेट ए से हो है या फिर सेट बी से है। भाई ये 3 दोनों में है, सेट ए में भी है एंड सेट बी में भी है। सिमिलरली इस 4 के लिए भी हम यही कहेंगे, दिस 4 इज इन सेट ए एंड इन सेट बी, दोनों में है। यहां पे एंड वर्ड का यूज करना है व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आई विल राइट इट, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो याद रखना है इंटरसेक्शन में एंड वर्ड का यूज होगा और यूनियन में और वर्ड का यूज होगा। ठीक है, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सेट्स में नहीं, हमें आगे भी ये वर्ड्स तंग करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनका सेंस मैथ्स में क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर उसका सेंस क्लियर नहीं है देन माइंड यू, आप क्वेश्चन बनाने में हर बार फंसिएगा, अटकिएगा। ठीक है, तो सेंस क्लियर कर लो। फिर से बोल रहा हूं, एंड इंटरसेक्शन का सेंस देता है और यूनियन और का सेंस देता है। ठीक, नाउ अगर मुझे इस ए इंटरसेक्शन बी वाले ऑपरेशन को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। यहां पे सिर्फ कॉमन एलिमेंट आया है, तो लेट अस से ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सर्कल बनाएंगे वो बी के साथ इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट हैं दोनों में। तो ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉमन एलिमेंट हम हमेशा दोनों के कॉमन रीजन में लिखते हैं, जहां पे जो ओवरलैपिंग रीजन है सेट ए वाले सर्कल और सेट बी वाले सर्कल का, इसी रीजन में हम लोग ये कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। इट मींस कि ये जो रीजन है, दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, शेडेड रीजन, एंड ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है दिस रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, जबकि ए यूनियन बी में कंप्लीट दोनों सर्कल के अंदर जो पूरा रीजन था, जो पूरा एरिया था वो, लेकिन यहां पर सिर्फ ये वाला। ठीक, नाउ एक और एग्जांपल ले लें। नाउ यहां पे फिर से हमने जो दो सेट लिया है, इन दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं, और इंटरसेक्शन वाले सेट में हम क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स को पुट करते हैं उस सेट के अंदर, इंटरसेक्शन वाले सेट के अंदर। यहां पे एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मींस इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम क्या रखते हैं, कॉमन एलिमेंट। अब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या रखेंगे, इट विल बी एम्प्टी। ठीक है, और अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो भाई एम्प्टी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए
एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में भी है साथ ही साथ बी में भी है, इसका मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। नाउ वेन डायग्राम, अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो अगर ये जो दोनों सेट हैं अगर इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम जो सर्कल्स बनाएंगे इन दोनों सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दे विल बी लाइक दिस, ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि इस केस में ये दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं। अगर एलिमेंट कॉमन होता है तो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेगा और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग वाला एरिया है, पार्ट है, वहां पर हम उस कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं या उस एरिया को हम बोलते हैं कि इंटरसेक्शन है। यहां पे तो दोनों के दोनों कैसे सेट हैं भाई? डिसजॉइंट सेट्स हैं, नॉन ओवरलैपिंग सेट्स हैं, या यूं बोले नॉन इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं। मतलब ऐसे सेट्स जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम ऐसा बनता है। ठीक है, और डिसजॉइंट सेट्स के इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब इफ टू सेट्स आर डिसजॉइंट देन देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट। अगर दो सेट डिसजॉइंट हैं तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, एंड फिर से याद दिला दूं, ये वर्ड और ये वर्ड को अच्छे से समझ लो, अदरवाइज आपको आगे प्रॉब्लम आएगा। आप यहां पे देखो 11th 12th या आप जब किसी भी इंजीनियर, जरूरी नहीं कि आप IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हो, हर बच्चा IIT JEE की तैयारी ये प्रिपरेशन नहीं करता है। ठीक है, ये दिमाग से निकाल दो। आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन करो। ठीक, और उसके बाद फॉर्म्स आपको सारे भरने होंगे एंड में, आप जब फॉर्म भरेंगे 2 साल के बाद। तो यहां पे हर बच्चा तो IIT JEE में सेलेक्ट नहीं होता है, लेकिन वही बच्चा सेलेक्ट होगा जिसने अपना 2 साल में बेस्ट परफॉर्म किया होगा। मतलब जो जी जान से मेहनत करेगा 2 साल, ऑब्वियस सी बात है वो किसी अच्छे कॉलेज में कहीं अच्छी जगह पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि पढ़ाते, आप जब पढ़ रहे हैं तो पहला चीज देखो, जनरली 11th 12th में बच्चे जो है ना वो थोड़ा उनको आज़ादी ज़्यादा मिलता है, और जब आज़ादी मिलता है उन्हें तो होता क्या है कि जैसे 9th 10th या 10th क्लास तक आपको कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जब आप 10th पास कर जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चों के साथ ये होता है कि पेरेंट्स या गार्जियन का मॉनिटरिंग नहीं रहता है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं कि अब बच्चा इतना बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अच्छे बुरे की समझ है उसे। तो यहां पर जब आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है तो भटकने का डर, राह से, ट्रैक से इधर उधर होने का डर बहुत रहता है, खतरा बहुत है। यहां पे आपको सेल्फ मॉनिटरिंग करना होगा अपने आप का। ठीक है, आपने पूरे दिन क्या किया, रात में जब आप सोने जा रहे हो तो आप ये सोचो बैठ के कि मैंने पूरे दिन किस तरीके से पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ाई किया, जो भी पढ़ाई किया क्या मैंने उसको अच्छे से समझा। अगर डाउट आया है तो उस डाउट को क्लियर करो। ठीक, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ मॉनिटरिंग। आप अपने आप को मॉनिटर करो, अपना गार्जियन आप खुद बनो हमेशा। कब तक आपके पेरेंट्स या गार्जियन आपको रास्ता दिखाते रहेंगे तो आप उस सही रास्ते पे चलोगे। कभी ना कभी तो आपको अपना जो रास्ता है उस पर सही चलना सीखना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इंटरसेक्शन में एक चीज रह गया, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि सेट ए और सेट बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हुआ
भाई सेट बी और सेट ए का कॉमन एलिमेंट, अब यहां बोल रहा हूं सेट ए एंड सेट बी का कॉमन एलिमेंट, यहां बोल रहा हूं सेट बी एंड सेट ए का कॉमन एलिमेंट, इसका मतलब ये दोनों तो सेम ही चीज हुआ। ठीक है, जैसे इसको ये देखो कि 1 2 3 है और बी लेटस से 1 4 एंड 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखोगे, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है उसको लेकर एक सेट बना लेना है। तो कॉमन एलिमेंट है 1 और 3 दोनों में। ठीक, अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए लिखना चाहूं तो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब हुआ जो दोनों में कॉमन है वो, तो यहां बी इंटरसेक्शन ए सेट में भी तो 1 और 3 ही आएंगे ना, यही दोनों कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए का मतलब सेम होता है। ठीक है, सिमिलरली जिस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम है, उसी तरीके से अगर मैं ए यूनियन बी बोलूं तो ये भी बी यूनियन ए के बराबर होता है। भाई ए यूनियन बी का मतलब हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएं। ठीक है, बी और ए का मतलब बी और ए के सारे एलिमेंट्स को लेकर एक सेट बनाओ। तो जैसे इसी एग्जांपल से अगर मैं ए यूनियन बी लिखना चाहूं, सॉरी, तो इट विल बी 1 2 3 एंड 4। कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उसको एक ही बार लिखेंगे यूनियन में, ऐसा नहीं कि 1 और 3 को यहां 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहां पर भी है और यहां पर भी नहीं, कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है। बी यूनियन ए का मतलब क्या हुआ, तो बी यूनियन का ए का मतलब हुआ 1 2 3 4। तो क्या ये दोनों सेम सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए भी तो सेम चीज है। ठीक है, तो ये याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी बोले या फिर बी इंटरसेक्शन ए, सिमिलरली ए यूनियन बी बोले या फिर बी यूनियन, ये भी इक्वल है, इसका दोनों का मीनिंग या सेंस सेम है। यहां पर ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का भी सेंस सेम है। ठीक, नाउ थर्ड इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 5, और एक सेट ये है जिसके अंदर ये 6 एलिमेंट हैं 2 3 5 6 7 8। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट मैं लिख रहा हूं ए माइनस बी, मतलब ए में से सेट बी को घटा रहे हैं। तो यहां पे ए में से सेट बी को घटाने का मतलब ये है, नाउ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, पहले ए बोला है मैंने, बाद में बी बोला है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। इसका मतलब हुआ कि जो पहले लिखा हुआ है उस सेट में से इन दोनों ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो। तो a माइनस बी लिखने के लिए सबसे पहले हमें दोनों, जिन दो सेट्स का डिफरेंस ले रहे हैं, सबसे पहले हम उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकाल लें तो अच्छा रहेगा। तो a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b इज, कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, 2 3 4 सॉरी 5 2 3 एंड 5। ठीक, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है, लिख लेना ठीक है। अगर आप यहीं से डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके लिखना चाहते हो तो वो भी ठीक है, लिख लो तो और बेहतर है। ठीक, नाउ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब हुआ सेट ए में से इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो। सेट ए में से कॉमन एलिमेंट को, दैट इज 2 3 एंड 5 को हटा दो। भाई तीनों को यहां से बाहर निकाल दो। तो 2 3 5 जो कि कॉमन एलिमेंट है ए और बी का, इसको मैं सेट ए में से हटा दूं तो बच गया
1 एंड 4, ये हमारा a माइनस बी है। पहले वाले में से कॉमन एलिमेंट को रिमूव करो, पहले वाले सेट में से कॉमन एलिमेंट को रिमूव करो। सिमिलरली अगर मैं b माइनस ए लिखना चाह रहा हूं तो पहले सेट b है, सेट b में से कॉमन एलिमेंट को रिमूव करो, तो कॉमन एलिमेंट अगेन 2 3 5 है। तो सेट b में से अगर 2 3 5 रिमूव कर दूं तो क्या बचेगा, 6 7 एंड 8। ठीक है, a माइनस बी ये रहा और b माइनस ए ये रहा। अगर मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है डिफरेंस ऑफ सेट्स को, तो ये रेक्टेंगल विच रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट, ये सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये सेट B को। ठीक, तो देखो कॉमन एलिमेंट्स तो कॉमन रीजन में लिखे जाते हैं, ये वाला इंटरसेक्शन वाला रीजन है। तो सेट ए वाले सर्कल में से ये कॉमन रीजन रिमूव कर दें तो क्या वो ये बचा, दिस वन। तो ये क्या रिप्रेजेंट किया, दिस रीजन रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। उसी तरीके से b माइनस ए का मतलब हुआ सेट b वाले रीजन में से, सर्कल में से मैं जो कॉमन वाला पार्ट है उसको रिमूव कर दूं, तो b वाले में से कॉमन वाले पार्ट को हटा दें तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, b माइनस ए। ठीक है, चलिए अब ये तो हुआ डिफरेंस ऑफ सेट्स रोस्टर फॉर्म में एंड वेन डायग्राम। नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस डिफरेंस ऑफ सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले इसको करते हैं, a माइनस बी, एक्स इज सच दैट, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम हमेशा आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं x, जो कि a माइनस बी के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो x 1 और 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखो 1 और 4 जो है क्या ये सेट a में है, यस, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू सेट a। और क्या ये दोनों एलिमेंट सेट b में है, नहीं, तो एंड x does not belongs to set b। ठीक है, मतलब a में होना चाहिए और b में नहीं होना चाहिए, समझे। तो a माइनस बी, ध्यान से देखो a पहले लिखा हुआ है, a माइनस बी, a पहले लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a और माइनस डिफरेंस साइन के बाद b लिखा हुआ है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b। पहले वाले के लिए बिलोंग्स टू, दूसरे वाले के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में a माइनस बी। नाउ आई सपोज b माइनस ए आप लिख पाओगे, आप लिखो और फिर यहां चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। सो दिस इज b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब हुआ x, जो कि आर्बिट्ररी एलिमेंट है b माइनस ए का, इज सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। आई थिंक क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम डिफरेंस ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में एंड वेन डायग्राम की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको समझते हैं। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए सिंबल हम लोग यूज करेंगे ये डेल्टा, स्मॉल ट्रायंगल जिसको डेल्टा भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे इसको पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका मतलब हुआ ए माइनस बी निकालो एंड बी माइनस ए निकालो और फिर इसका यूनियन ले लो।
एसिमेट्रिक डिफरेंस का बी का मतलब हुआ ए और बी का डिफरेंस निकालो दोनों तरीके से, ए माइनस बी एज वेल एज बी माइनस, एंड देन टेक द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस। इसको एक एग्जांपल से देख ले। मान लो सेट ए के अंदर ये 3 एलिमेंट हैं और सेट बी के अंदर ये 3 एलिमेंट हैं। तो ए माइनस बी मतलब सेट ए में से कॉमन एलिमेंट को हटा लो, तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि कॉमन एलिमेंट दोनों में है 3। ठीक है, तो सेट ए में से कॉमन एलिमेंट को रिमूव किए तो हमें ए माइनस बी मिल गया। सिमिलरली बी माइनस ए, सेट बी में से कॉमन एलिमेंट को हटा दो तो 4 और 5 बच गया। ये मिला ए माइनस बी एंड दिस इज बी माइनस ए। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि मुझे इन दोनों का यूनियन ले लेना है। ठीक है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मींस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी 1 2, बी माइनस ए इज 4 5, तो यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 4 एंड 5। दिस इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब यहां पे एक चीज, हमने जब सिमेट्रिक डिफरेंस लिखा है तो हमें एक ऐसा सेट मिला जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट आए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करने से हमें ये 4 एलिमेंट्स मिले। अब देखो ये जो चारों एलिमेंट है, ठीक है, वो ए में भी है, सॉरी ए में है या बी में है, लेकिन क्या ए इंटरसेक्शन बी में है? जैसे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाहूं तो ए इंटरसेक्शन बी 3 है। तो क्या ए इन दोनों का, ए सेट ए और सेट बी का सिमेट्रिक डिफरेंस में ए इंटरसेक्शन बी प्रेजेंट है क्या? नहीं, ए इंटरसेक्शन बी प्रेजेंट नहीं। ठीक है, मतलब कि इसमें ये नहीं होता है। तो मैं अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया सिमेट्रिक डिफरेंस में हम जब लिख रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, क्या होगा, x is such that x does not belongs to a intersection b। ये लिखना ठीक है ना? देख लो भाई, क्या कॉमन एलिमेंट आएगा? नहीं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है ये आ जाए कि सर इस एग्जाम्पल में नहीं आया, किसी एग्जाम्पल में आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि a माइनस बी में लिखने के लिए तुमने सेट ए में से कॉमन एलिमेंट को हटा दिया, b माइनस ए लिखने के लिए सेट b में से कॉमन एलिमेंट को हटा दिया। अब इस सेट में भी a इंटरसेक्शन b वाला एलिमेंट नहीं है, इसमें भी a इंटरसेक्शन b वाला एलिमेंट नहीं है, तो यूनियन लेने पे a इंटरसेक्शन b वाला एलिमेंट कैसे आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई। जब यहां पर कॉमन एलिमेंट नहीं है और यहां पर भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो सोच के देखो जरा कि जब कॉमन एलिमेंट इन दोनों में ही नहीं है तो इसके यूनियन में कॉमन कहां से आएगा? कभी नहीं आएगा, नेवर। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट कॉमन टू ए एंड बी नहीं होंगे, मतलब वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कभी नहीं प्रेजेंट होगा। दैट इज वाई हम ए इंटरसेक्शन बी को इस तरीके से लिख पा रहे हैं। फॉर एनी गिवन सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दोज टू सेट्स will never contain the common elements of those two sets। कभी भी इसके अंदर ये नहीं होगा, कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के अंदर जो एलिमेंट है इट विल नॉट बी इन ए इंटरसेक्शन बी, एंड दैट इज वाई इतनी आसानी से हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं।
ना वेन डायग्राम सिंपल है, हमने अभी a माइनस बी और b माइनस ए को रिप्रेजेंट किया था, तो एसिमेट्रिक डिफरेंस भी वो दोनों रीजन हो जाएगा, दैट इज दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। तो एसिमेट्रिक डिफरेंस, तो यहां क्या सेंस मिला कि भाई ये कॉमन वाला रीजन ए इंटरसेक्शन बी वाले रीजन को छोड़ दो, उसको छोड़ने के बाद दोनों सर्कल में जो बच गया इट इज एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, दैट इज ये एंड साथ में ये। ठीक है, ये दोनों रीजन मिलकर एक साथ एसिमेट्रिक डिफरेंस बी बना रहा है, ए का ये वाला रीजन एंड बी का ये वाला रीजन। ठीक है, बीच वाला रीजन को हमने हटा दिया। तो क्या यहां पर मैं ये भी देख रहा हूं, आप देखो ध्यान से, ए यूनियन बी ये पूरा रीजन रहेगा, उस ए यूनियन दोनों सर्कल के ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं वेन डायग्राम से तो वो ये होगा, दिस इज ए यूनियन बी, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। अब इस ए यूनियन बी में से अगर मैं ये कॉमन वाला रीजन को हटा दूं तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये तो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का वेन डायग्राम हो गया। गॉट इट? एक चीज रह गया, उसको देख ले जल्दी से, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हुआ। अब अगर मैं बी सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकालना चाहूं तो इट विल बी बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि यूनियन में इन दोनों के पोजीशन को, ये भी तो एक सेट है, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो भाई ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो एक ही बात है। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बोले या फिर बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी बोले, ये और ये तो सेम चीज है। इन दोनों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है ना, इट इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस इज कॉम्यूटेटिव, लेकिन जो ए माइनस डिफरेंस वाला एग्जांपल था उसमें हम ये नहीं कह सकते थे ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल है क्या, नहीं, इट इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। किसी स्पेशल केस में ये कॉम्यूटेटिव हो सकता है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए हो जाए। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज, वी कैन नॉट से दैट ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल है, लेकिन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए आर ऑलवेज इक्वल सेट्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये एक बार देख लेते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस से इक्वल कब हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर मुझे कभी ये दिखा तो इसका मतलब क्या हो, ए माइनस बी और बी माइनस से इक्वल कब होगा, इक्वल होने का मतलब दोनों सेट में सेम एलिमेंट है, दोनों सेट में सेम एलिमेंट है। ठीक है, मतलब दोनों इक्वल सेट है, इसका मतलब दोनों सेट में वही सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब सोचो कि इसका मतलब यह हुआ कि मैंने जब कॉमन एलिमेंट को दोनों सेट में से हटाया, ए माइनस बी का मतलब हुआ सेट ए में से कॉमन एलिमेंट को हटा देना, और बी माइनस ए का मतलब हुआ सेट बी में से कॉमन एलिमेंट को हटा देना। कॉमन एलिमेंट्स को दोनों सेट में से हटाने के बाद
जो सेट मिला वो इक्वल कब होगा? वो इक्वल तभी होगा जब या तो दोनों सेट्स इक्वल हैं, ए और बी आर इक्वल सेट्स, या फिर ए एंड बी आर एम्प्टी सेट्स। देखो, जैसे मान लो सेट ए है 1 2 3 और सेट बी भी है 1 2 3। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ यार? ए इंटरसेक्शन बी तो 1 2 3 ही हुआ। तो ए माइनस बी हमें क्या देगा? ए माइनस बी का मतलब हुआ सेट ए में से दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को हटा देना है। 1 2 3 को सेट ए में से हटा दें तो कुछ बचा ही नहीं ना भाई। सेट ए में 1 2 3 है और ए इंटरसेक्शन बी में भी वही सारे एलिमेंट है 1 2 3। अब इसमें से इन सारे एलिमेंट्स को हटा दो तो क्या बचेगा? एम्प्टी सेट हो गया। तो ए माइनस बी इज एन एम्प्टी सेट। सिमिलरली बी माइनस ए, भाई बी माइनस ए भी तो में भी वही कहानी है। बी में से ये सारे एलिमेंट्स हटा देने से हमें बी माइनस ए मिलेगा। बी माइनस ए इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। तो अगर दोनों सेट एम्प्टी है तो इक्वल हो गया ना, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो ये कब इक्वल हुआ? जब दोनों इक्वल सेट थे। ठीक है, या फिर मान लो ये मैंने पहला एग्जांपल लिया, अब मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं। लेट अस से कि मैंने सी बोला जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, और डी बोला जिसके अंदर भी एक भी एलिमेंट नहीं। तो सी माइनस डी क्या होगा? सेट सी में से कॉमन एलिमेंट को हटाओ। भाई एलिमेंट ही नहीं है सेट सी में से तो हटाएं किसे हम? दिस इज 5 एंड डी माइनस सी इज ऑल्सो 5। डी माइनस सी भी 5 है। तो सी माइनस डी एंड डी माइनस सी इस केस में भी इक्वल है जब दोनों एम्प्टी सेट है। तो नॉन एम्प्टी सेट में ये दोनों इक्वल तभी होगा जब ए और बी इक्वल है, या फिर दोनों एम्प्टी सेट है। तो याद रखना ए माइनस बी, मैं नेक्स्ट, इज इक्वल टू बी माइनस ए। इससे हमें दो चीज पता चला, मतलब हम दो चीज कंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट कि ए इक्वल टू बी होगा, या फिर ए एंड बी आर एम्प्टी सेट्स। इन दोनों केस के अलावा कभी भी ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं हो। याद रखना ये चीज सिंपल है। देखो, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं कि आप इसको रटें, खुद सोचो। ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल है तो दोनों सेट इक्वल कब होंगे? जब या तो ये केस बनेगा, ठीक है, ए इक्वल टू बी, और यहां पे साथ में एक चीज ऐड कर लें, एंड दे आर नॉन एम्प्टी, मतलब इक्वल है और नॉन एम्प्टी। यहां पे इक्वल है लेकिन एम्प्टी। एम्प्टी सेट्स आर ऑलवेज इक्वल। चाहे कोई भी दो एम्प्टी सेट ले लो, 3 10 कितने भी एम्प्टी, जैसे मैं बोलूं सी डी ई, ये सारे एम्प्टी सेट्स हैं, दे आर इक्वल। तो अगर ए और बी एम्प्टी सेट है देन ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, एंड अगर ए और बी इक्वल सेट्स हैं देन ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक सेट गिवन है और उस कॉन्टेक्स्ट में एक यूनिवर्सल सेट भी गिवन है। सेट ए मान लो मैंने बोला 1 2 3, और यूनिवर्सल सेट इस कॉन्टेक्स्ट में अभी के लिए ये डिफाइंड है। ठीक है,
सेट ए के अंदर ये 3 एलिमेंट हैं और यूनिवर्सल सेट के अंदर ये 7 एलिमेंट हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट तो हों लेकिन सेट ए के एलिमेंट नहीं। फिर से सुनो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे प्रेजेंट, बट सेट ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसमें से अगर मैं इन एलिमेंट्स को हटा दूं तो मुझे दिखेगा 4, 5, 6 एंड 7। अब देखो तो कि ये जो 4 एलिमेंट मिले, क्या मैं इनके लिए ये कह सकता हूं कि दीज एलिमेंट्स आर इन यूनिवर्सल सेट बट दीज एलिमेंट्स डू नॉट बिलोंग टू सेट ए। यही यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट नहीं, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैंने क्या बोला, जो समझाया उसी को लिख देना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब हुआ कि ऐसा सेट जिसमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट तो होंगे लेकिन सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा। तो सिंपली मैं लिखूं x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट such that x does not belongs to set A। x जो है यूनिवर्सल सेट में है लेकिन x A में नहीं, ठीक है। और यहां पे एक और चीज याद रखना है। अच्छा, वेन डायग्राम पहले समझ लें। भाई देखो, यहां से क्या पता चल रहा है कि रेक्टेंगल के अंदर वाला हमें वो रीजन लेना है जो इसको छोड़कर मिलेगा। x डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो इस वाले रीजन को एक्सक्लूड कर दो। एक्सक्लूड करने के बाद जो रीजन बच गया रेक्टेंगल के अंदर वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाले रीजन को एक्सक्लूड कर दें तो फिर तो मुझे ये पूरा मिलेगा ना। दिस रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ये ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है। इस ए कॉम्प्लीमेंट को लिखने का एक और तरीका है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या फिर ये भी लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ये 3 तरीके से हम ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए ऊपर में डैश का सिंबल, ए ऊपर में सी, या ए ऊपर में बार, ठीक। ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट।